हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन बायोलॉजी का, उसका मीनिंग क्या है, फिर लाइफ, फिर लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टर्स। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बायोलॉजी। जो वर्ड है बायोलॉजी, वो एक्चुअली डेराइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट है बायो एंड सेकंड है लोगस। लोगस मीन्स स्टडी, बायो मीन्स लाइफ। सो हम इसे बायोलॉजी को कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अगर उसका डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी एक साइंस का ब्रांच है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वैसे बायोलॉजी भी एक ब्रांच है साइंस का। where we study about the living organisms and their vital processes और biological processes। तो vital processes means इसमें क्या है, respiration है, metabolism है, फिर reproduction है, फिर excretion है, ऐसा कुछ। ओके। द फाउंडर और द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल। हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ओके। नाउ, जो लाइफ है, हम जो बोल रहे हैं स्टडी ऑफ लाइफ, हम ये यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं, हम इसमें सिर्फ ह्यूमंस को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट्स भी इंक्लूड होंगे, एनिमल्स भी इंक्लूड होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड होंगे जिसे हम देख भी नहीं सकते। ओके। सो हम लाइफ को कैसे डिफाइन करें? Life is a unique complex organization of molecules that express itself through chemical reaction, which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction, etc. ओके। ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो कि केमिकल रिएक्शंस के द्वारा एक्सप्रेस होता है। वो फाइनली किसमें फंक्शन करेगा? ग्रोथ में, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर एडप्टेशन दिखाएगा, रिप्रोडक्शन होगा, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस। अगर हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक पिक्चर है एक चेयर का और एक बटरफ्लाई का। जो बटरफ्लाई है वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट दिखाता है, उसको टच करो वो रेस्पॉन्स भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। अगर हम अदर केस में अभी चेयर को लें, चेयर को वो ग्रोथ नहीं करता, डेवलपमेंट तो दिखाता ही नहीं, रेस्पॉन्स भी नहीं करता। आप चेयर को छुओ कभी, वो रेस्पॉन्स तो करेगा नहीं। फिर रिप्रोडक्शन, एक चेयर ले आओ, वो दो चेयर तो होगा ही नहीं। लाइक दैट हम इससे पता चलता है इस कुछ कैरेक्टर से कि बटरफ्लाई है लिविंग बीइंग है, और एक जो चेयर है वो नॉन लिविंग। वैसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं कि लिविंग बीइंग के और नॉन लिविंग के। तो हम अभी एक एक करके सब कैरेक्टर डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके। सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज सेलुलर स्ट्रक्चर। हमको पता है सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके। सो एक लिविंग बीइंग है तो उसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेल्स सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा ही, और एक पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा, डेफिनाइट प्रॉपर्टी है ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, एक प्लांट सेल है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, वो प्लांट सेल, और एक जो स्फीयर शेप में है वो एक एनिमल सेल। तो हमको पता है ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर भी रह सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी रह सकते हैं। मीन्स एक सेल बहुत सारा सब काम करेगा और वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एक सेल वो हो गया यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है? बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, वो फिर अपना मिलने के बाद और पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, वैसे वो हो गया मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिजम्स भी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जैसे भी उसका एक सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा। ओके। सेल से ही बना है। तो सेल किससे बना है? सेल बना है प्रोटोप्लाज्म में, जो कि लिविंग मैटर हम बोलते हैं। ओके। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर डिफाइन करना है तो। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है।
बायोलॉजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर उसे हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म हमको पता है दो टाइप के रहते हैं, जैसे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है वो एक बिल्डिंग अप रिएक्शन और एक उसे हम कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होके रहता है और इसमें जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में फॉर्म होता है। In this process of anabolism, a smaller molecule is converted into a larger molecule and energy is stored. ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी कंजर्व होके रहा, स्टोर्ड हुआ एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट जो और एक प्रोसेस है वो है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या है, कैटाबोलिज्म में उल्टा होता है, तो जो लार्जर मॉलिक्यूल रहता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, स्टोर्ड हो रहा था। ओके, जो स्टोर्ड होता है वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, जो रिलीज हो जाता है वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो कैटाबोलिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन प्रोसेस और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और एक एग्जांपल ले लो, अगर ग्लूकोज का देख लो, ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, फिर एनर्जी भी निकलता है, तो एनर्जी रिलीज हुआ वैसे। सो मेटाबॉलिज्म भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोथ। ग्रोथ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करें, ग्रोथ है एक इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं हो सकता। अगर किसका हाइट बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ेगा और फिर से छोटा नहीं हो सकता। ओके, दो यूनिसेलुलर, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, उन्होंने ग्रो शो करते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन मीन्स रेप्लिकेशन करेंगे अपने आप को। एक यूनिसेलुलर, एक मीन्स एक सेल, वो 2 सेल बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे अपना रेप्लिकेट करेंगे, अपना ग्रोथ शो करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, वो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है बॉडी के अंदर। ओके, उससे वो ग्रोथ जो शो करते हैं। अभी प्लांट के केस में क्या होता है, ग्रोथ पूरा थ्रू आउट देयर लाइफ रहता है, वो अपन बढ़ते ही रहते हैं। आप देखे भी होंगे, प्लांट सीड से सीडलिंग बनेंगे, सीडलिंग से फिर ट्री से फिर ट्री का लेंथ बढ़ते रहता है। एनिमल के केस में क्या होता है, वो सर्टेन एज तक ही ग्रोथ शो करते हैं। ओके, आफ्टर जो कि एज ह्यूमंस के केस में अगर देख लें तो वो पर्टिकुलरली 20 तक ही अपना ग्रोथ शो करते हैं, फिर 20 to 25 फिर शो नहीं करते इतना। ओके, तो ग्रोथ एक्चुअली में क्यों होता है, ग्रोथ होता है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के वजह से। मतलब हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म के वजह से ग्रोथ होता है। तो अगर जब एनाबोलिज्म जो कि बिल्डिंग अप प्रोसेस है वो कैटाबोलिज्म से ज़्यादा होगा तब होगा ग्रोथ। ओके, बेसिकली फिर अगर उल्टा हो गया, कैटाबोलिज्म ज़्यादा हो गया एनाबोलिज्म से, तो क्या होता है, डी ग्रोथ दिखाता है, मतलब ऑपोजिट ऑफ ग्रोथ। जब वो बढ़ रहा होगा वो कम जाएगा बढ़ना। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करें, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। हमको जैसे पता है कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओके, तो एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा, कहाँ से, सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल से एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा, इसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो है वो है यूनिपेरेंटल, मीन्स क्या है, एक पेरेंट्स चाहिए उसके लिए। एक पेरेंट से क्या होगा, वो डिवाइड होके या स्पोर्स से या फ्रेगमेंटेशन, ये कुछ प्रोसेसेस हैं,
उससे क्या होता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा, जैसे कि फॉर्म होगा। जैसे कि नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल है जो बाइनरी फिजन इन एमोइबा। एमोइबा क्या है, यूनिसेलुलर है और एसेक्सुअल है, मतलब यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल क्या हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, अपने आप को डिवाइड किया, फिर क्या हुआ, दो डॉटर सेल बने कि नहीं, तो मतलब ये न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हुए, एक सेल से दो सेल। वैसे ये वो एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, बाई पेरेंटल मीन्स दो पेरेंट्स में क्या होगा, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। पैटर्नल मीन्स एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। फीमेल से क्या आएगा, एग आएगा, एग से, और मेल से क्या आएगा, स्पर्म। ये है गेमेट्स। गेमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियो से फिर फोइटस, फिर ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये हो गया सेक्सुअल। सेक्सुअल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एसेक्सुअल से। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करके बोले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एक कंपलसरी प्रोसेस नहीं है, ओके, लेकिन नेसेसरी है। कंपलसरी क्यों नहीं है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मीन्स बांझ, ओके, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि मेल वर्कर भी हो गया, जो स्टेराइल वर्कर भी हो गया, सॉरी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। दैट्स इन दिस केस तो रिप्रोडक्शन एक कंपलसरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी है। नेसेसरी क्यों है, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए नेसेसरी है। ओके, आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कि इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर सर्वाइवल, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डजंट हैव द पावर टू रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट करने के लिए कोई चांस नहीं है, मतलब उनका कोई चांस नहीं है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स रेस्पॉन्स देना कुछ एक्सटर्नल स्टिमुली को। एक्सटर्नल स्टिमुली मीन्स एक सिग्नल को ले लो, ओके, जो कि स्टिमुली है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल्स मीन्स हम टच को ले सकते हैं, कुछ आई साइट को ले सकते हैं। केमिकल जो कि बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, उसे भी हम रेस्पॉन्स करते हैं। बायोलॉजिकल जो कि हॉर्मोन्स कुछ ऐसे भी है जो रिलीज होने से हम रेस्पॉन्स देते हैं उससे। ओके, अभी पिक्चर में देख लो, अगर आप कहीं पे जा रहे हो और साइड में एक डॉग है, वो बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है मतलब, तो हमको पता चल जाता है कि ये डॉग है, ये भौंक रहा है, और बिना देखे भी हम ये कर सकते हैं, या तो हम कोई भूखा तो हम सडनली उसके तरफ देखते हैं, तो ये हो गया एक रेस्पॉन्स देना, जो कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दे सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो कैरेक्टर है वो शो नहीं करते। अब तो आप बोलोगे कि ये तो हो गया एनिमल्स ही ऐसे रेस्पॉन्स देते हैं, प्लांट तो देते नहीं है। प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट भी रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सर्टन केस फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि वाटर को, टेम्परेचर को, लाइट को, फिर पीएच लेवल को, ओके, ऐसे सब को वो रेस्पॉन्स देते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर हाई हो गया या टेम्परेचर लो हो गया, तो वो प्लांट यही सब चीज को वो रेस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि प्लांट के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, इसीलिए। अब एनिमल के पास सेंस ऑर्गन होते हैं, ईयर है, नोज है, आइज है, तो वो बाहर से कुछ ऐसे स्टिमुली को रेस्पॉन्स दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही है, मतलब उनका जो लिविंग बीइंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट व्हिच कम्युनिकेट और कोऑपरेट विद ईच अदर। ऐसे कोऑपरेट करने के बाद ही एक फंक्शन होता है। ओके, जैसे कि हम देख सकते हो, एक एटम से मॉलिक्यूल हुआ, एटम मॉलिक्यूल मिलके फिर सेल बने, सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स कुछ मिला के फिर ऑर्गेनिजम्स को मिला दो तो क्या बनता है, पॉपुलेशन बनता है। पॉपुलेशन को मिला दो, कम्युनिटी। ओके, फिर ऐसे मिला के एक इकोसिस्टम, बायोम बनता है फिर वैसे। और ईच लेवल मीन्स एटॉम से लेके ऑर्गेनिजम्स लेवल तक
उनका ऑर्गेनिजम्स नहीं, बायोम्स लेवल तक, इकोसिस्टम लेवल तक उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। लाइक ये जो पर्टिकुलर सेल है वो एक फंक्शन करेगा, वो टिश्यू फिर उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा। तो ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, और ये एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस मीन्स क्या है? होम्योस्टासिस मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट को बताता है, जो कि इंटरनल इक्विलिब्रियम, हमारे बॉडी के अंदर जो एक एनवायरनमेंट है उसे बताता है होम्योस्टासिस, जो कि हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द चेंजेस इन इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन इंटरनल एनवायरनमेंट as living beings have a self-regulated system to adjust and maintain the internal environment. This phenomenon is called the homeostasis. ओके, जैसे कि एग्जांपल लो तो बाहर जो अगर पूरा हीट बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, हमारा बॉडी टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता ना, उतना ही रहता है। अगर पूरा कोल्ड हो गया, आप अगर आइस एरिया में कहीं जाए, हिली एरिया में, वहाँ बहुत ठंडी रहता है, ठंडी के एरिया में अगर जाए तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम तो नहीं रहता, उतना ही 35 to 36 37 डिग्री ही रहता है। क्यों? क्योंकि एक हमारे बॉडी के अंदर एक है सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम, जो कि बॉडी टेम्परेचर उतना ही रखता है और एक इंटरनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है। ओके, ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हो सकता है, एक नॉन लिविंग के अंदर ये जो कैरेक्टर है शो नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है एडॉप्टेशन। अभी एडॉप्टेशन क्या है? एडॉप्टेशन एक इनहेरिटेबल वेरिएशन है और एक आप कह सकते हो एक बिहेवियर है, जिससे क्या होता है वो ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर सकता है आउटर एनवायरनमेंट के हिसाब से। ओके, अभी दो टाइप के एडॉप्टेशन रहते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन और एक हुआ लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन। ओके, जो शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइबरनेशन, जो रेप्टिलियंस एम्फीबियंस करते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हम उसे कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन है। अभी लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन क्या है? लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन इसीलिए करते हैं उनके मतलब फाइटिंग के लिए। अभी देख लो, अभी उसका एग्जांपल ले लो, जो पंजा है अपने बर्ड्स का जो क्लॉज है, वो एक लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन कह सकते हैं। उससे क्या होता है, वो अटैक करने में उनको इजी होता है, प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप के लिए वो होता है, मतलब प्रे को अटैक करने के लिए वो उनका क्लॉज है, वो एक लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन में ले सकते हैं। ये भी हो गया एक ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अभी नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो एनर्जी। एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी इज एक्चुअली एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर एनर्जी नहीं होगा तो लिविंग बीइंग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। अभी हमको तो फूड से मिलता है, लेकिन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? प्लांट को भी फूड से ही मिलता है, वो खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो उनको भी एनर्जी चाहिए। अभी लिविंग बीइंग को एनर्जी जैसे भी चाहिए, नॉन लिविंग को एनर्जी तो चाहिए नहीं। अभी एग्जांपल ले लो, घर में कुछ नॉन लिविंग थिंग होगा जैसे कि चेयर टेबल, उनको तो खाना वाना कुछ चाहिए नहीं होता ना, उनको फूड चाहिए नहीं, एनर्जी चाहिए नहीं, वो कहाँ पे घूमने वूमने तो जाते नहीं है। ओके, लाइक दैट। तो ये भी है एक इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेरिएशन। अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सब सेम तो नहीं है, वेरिएशन दिखाते हैं। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक कैरेक्टर है कि वो हमेशा वेरिएशन दिखाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हीलिंग एंड रिपेयर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में ये प्रोसेस होता ही है, हीलिंग एंड रिपेयर। अभी ये फोटो में देख लो, यहाँ पे कट हो गया है, तो ये जो कट हुआ है ये तो हमेशा ऐसे रहेगा नहीं ना, फिर अपने बॉडी से कुछ ये हील कर देगा, रिपेयर कर देगा। बॉडी जितना स्किन जैसे था वैसे ही हो जाता है। अभी हम कहाँ गिर गए,
चोट वोट लग गया तो वो एरिया वैसे तो रह नहीं जाता हमेशा के लिए, रिपेयर हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स हम जितने भी फूड इंटेक्ट मतलब लिए खाए, फिर उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म से फिर एनर्जी स्टोर होगा, फिर वो एनर्जी हम यूज करेंगे, विटामिन वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो जितने भी रेस्ट पार्ट रह जाता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, हम डिस्पोज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन, इजेशन के प्रोसेस से हम उसको निकाल देते हैं बॉडी से। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं वेस्ट अपने बॉडी से। ओके, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मूवमेंट। अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अभी आप बोलोगे कि एनिमल्स तो मूवमेंट शो करते हैं, हमको पता है क्योंकि वो चलते फिरते रहते हैं। प्लांट कहाँ मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका लेंथ बढ़ता है। ओके, फिर उनका रूट जो होता है वो क्या करता है, हमेशा जमीन के अंदर ही रहता है। उसको क्या बोलते हैं, जियो पॉजिटिव मूवमेंट, मीन्स हमेशा अंदर ही रहता है, बाहर कभी देखे हो क्या, जो रूट है वो बाहर मतलब एक्सपोज होता है सन के ऊपर, मतलब ऊपर ही जाता है टुवर्ड द स्काई, कभी मूवमेंट नहीं करता, हमेशा जमीन के अंदर ही जाता है। ओके, तो उसके क्या बोलते हैं, जियो पॉजिटिव मूवमेंट। और जो सूट रहता है, जो ब्रांच पार्ट रहता है, वो क्या बोलते हैं, जियो नेगेटिव मूवमेंट, वो हमेशा टुवर्ड द स्काई मूव ये करता है, मूवमेंट करता है, लाइक दैट। तो मूवमेंट भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है लाइफ स्पान। ओके, लाइफ स्पान, एक अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पर्टिकुलर एक लाइफ स्पान होगा। ये क्या होता है, प्लांट के केस में थोड़ा ज़्यादा रहता है उनका लाइफ स्पान, एनिमल के केस में कुछ पर्टिकुलर उनका टाइम पीरियड रहता है। जैसे कि अभी बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ दिखाएगा, मैच्योरिटी आएगा, सेनेसेंस, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है डेथ। ओके, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद उनका डेथ ही होता है। ओके, जैसे डेथ को हम कैसे डिफाइन करें, डेथ इज द स्टॉपेज ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डेथ के होने का कुछ कारण भी हो सकता है, जैसे कि एजिंग, बुढ़ापे की वजह से, डिजीज, कुछ पर्टिकुलर डिजीज से भी डेथ हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, या प्रीडेशन। ये हो गया डेथ के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स। ओके, अगर ऐसे भी कुछ हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स जो कि उनके बॉडी में डेथ होता नहीं, बेसिकली द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक एमोइबा। एमोइबा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका कभी डेथ नहीं होता। वो क्यों डेथ नहीं होता, डेथ के पहले वो क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं। रेप्लिकेट मतलब एक सेल है, यूनिसेलुलर है, एक सेल से फिर दो सेल बन जाएगा, तो कैसे डेथ हुआ, फिर दो सेल बन जाने से दो इंडिविजुअल हो गए, वो फिर दो से फिर चार कर लेंगे, वो ऐसे रेप्लिकेट करते रहेंगे अपने आप को, तो उनका नंबर बढ़ते रहेगा, डेथ होता ही नहीं। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमोटल्स बोलते हैं। जिनका डेथ नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमोटल्स बोलते हैं। बट जो डेथ है वो एक पॉइंट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, जो पैदा होता है वो एक ना एक दिन मरेगा ही। सो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के जो ब्रांचेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.